हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जिंदगी और मौत के बीच लटके हुए 3 इंसानों की है जिनका प्लेन बर्फीले पहाड़ों के बीच क्रैश हो जाता है, जो कि दुश्मनों की सरजमीन थी। तीनों ने कैसे अपने 28 दिन गुजारे वहां पर और कैसे खुद को बचाए रखा, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये समय 1940 का दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, पर इस बीच जर्मनी की नज़र नॉर्वे पर है, खासकर वहां पर मिलने वाले मिनरल पर। इसीलिए वो आए दिन नॉर्वे पर हमला किया करते थे, जिनमें जर्मनी का प्लेन बहुत बार हादसे का शिकार हुआ करता है। इस दौरान हम एक जर्मन फाइटर प्लेन को देखते हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर से जा रहा है, पर आगे जाकर वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और 4 में से 1 सैनिक की मौत हो जाती है। लेकिन 3 अभी भी जिंदा थे, पर उनके दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि इस बर्फीली जगह पर जिंदा कैसे रहा जाए। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ज़रूर आगे जाकर कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। इस बीच जोसेफ देखता है कि उसके हाथ में एक गहरा कट लग गया है क्रैश की वजह से, इसीलिए स्टड जो कि उसका साथी है वो उसकी मरहम पट्टी करता है। और इस दौरान लेफ्टिनेंट सीनियर होने के नाते कहते हैं कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ, कहीं कुछ मदद मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ाते हैं, वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जो कि शायद किसी पोलर बियर का घर होगा। अब वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए वो दोनों फौरन उनके पास आते हैं और उसे खींच कर बाहर निकालते। अब उन तीनों को यहाँ पर समझ आ चुका था कि उन्हें यहाँ पर एक टीम की तरह काम करना होगा, वरना वो ज़्यादा दूर तक अकेले नहीं जा सकते। वो तीनों अपने अपने पैरों में कुछ स्लाइड लगा लेते हैं जो कि प्लेन के मलबे से मिला था, और इससे उन्हें बर्फ़ में चलने में आसानी होगी। इसके बाद अपने मरे हुए साथी को आखिरी सलामी देते हैं और अपने प्लेन को जला देते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रिटिश आर्मी के हाथ लग गया तो वो इसकी टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। इसलिए उसकी पूरी तरह से वो जलाने के बाद ये सभी वहाँ से आगे की ओर निकल जाते और कुछ इस तरह से शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई, क्योंकि अब इन्हें 3 चीज़ों का सामना करना होगा। पहले तो सबसे खतरनाक ठंड, दूसरा बर्फीले तूफान और आखिरी में भूख। अब तीनों ही चलना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में इनका सामना तेज हवाओं से होता है, जिसमें इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए कुछ देर बाद डिसाइड करते हैं कि जब सुबह मौसम साफ होगा तो ये आगे की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए आज रात तीनों एक स्नो इग्नो बनाकर उसी में सो जाते हैं। सुबह जब लेफ्टिनेंट बाहर आते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि दूर दूर तक कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, बस बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो फिर वो अपने दोनों जूनियर्स को बुलाते हैं और स्टड को कहते हैं कि तुम हमारे पीछे रहना और इन सप्लाईज़ को खींचते रहना। ऐसे बारी बारी हम सभी करेंगे, जिसके बाद फिर से इनका सफ़र शुरू होता है। और बात के मुताबिक स्टड सप्लाई की ट्रॉली को पुल करते हुए आगे की ओर ले जा रहा था, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो जाकर खाई में गिरता है। लेकिन आखिरी समय पर उसने एक पत्थर को पकड़ लिया था, इस चक्कर में वो वहीं लटका रह गया। दोनों ही भागते हुए उसके पास आते हैं, पर स्टड ऊपर नहीं आ पा रहा था। वो ट्रॉली उसकी कमर से बंधी हुई थी, इसीलिए लेफ्टिनेंट कहते हैं तुम्हें या तो उसे छोड़ना होगा या फिर हमें। पर जोसेफ ऐसा करने से मना करता है, अगर उन्हें बीच में कोई जानवर मिल गया तो उनके खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। इसीलिए वो स्टड को उस ट्रॉली को छोड़ देने को कहते हैं, जिससे कि उनका सारा खाना और फर्स्ट एड नीचे गिर जाता है। ये लोग स्टड को ऊपर तो खींच लेते हैं, लेकिन अब इनका सारा खाना पानी जा चुका है। अब ये फिर से चलना शुरू करते हैं और कुछ इस तरह से एक और रात गुजर जाती है। लेकिन फिर अगली सुबह इन्हें दूर एक हट दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, पर डरे भी थे कि अगर अंदर ब्रिटिशर्स हुए तो इन्हें मार देंगे। लेकिन आगे जाने में इन्हें कोई नहीं मिलता और कुछ सामान थे, पर कुछ सामान भी मिलता है, जैसे कि आग जलाने का, टॉयलेट का और कुछ हल्का फुल्का खाने का भी। इसी बीच लेफ्टिनेंट को किसी की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि ब्रिटिश आर्मी वाले आ रहे हैं, इसीलिए सभी बाहर जाते हैं और अपने हथियारों को तैयार कर लेते हैं। पर कुछ देर बाद वो देखते हैं कि सामने से 2 आदमी आ रहे हैं जो कि थोड़े घायल हैं। पास आने पर लेफ्टिनेंट उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसमें से चार्ल्स नाम का आदमी बताता है कि असल में हम ब्रिटिश आर्मी से हैं, यहाँ मेरा साथी चार्ल्स है, हमारा प्लेन जर्मन के साथ लड़ाई में क्रैश हो गया। इस बीच स्टड बोलता है कि तुम अभी जिसके सामने खड़े हो वो जर्मन है। ये सुनकर स्मिथ हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो उन्हें मार देंगे। लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि तुम एक वॉर प्रिजनर हो, इसीलिए जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तुम यहीं पर रहो, जिसके बाद हम तुम्हें जर्मन कैंप में भेज देंगे। तुम्हें यहाँ सारी सुविधा मिलेगी जो कि एक कैदी को मिलती है, खाने को और सोने को जगह। अगर कोई भी चालाकी की तो मारे जाओगे। उन्हें अंदर आने को कहता है और वहीं उनकी तलाशी ली जाती है, जिसमें स्टड को स्मिथ के पास से लाइटर मिलता है।
जिसकी मदद से वो आग जलाते हैं। तो स्मिथ कहता है कि वो मेरे डैड की आखिरी निशानी है। तो वो कहता है कि डोंट वरी, जाते समय मैं तुम्हें लौटा दूंगा। देन लेफ्टिनेंट उस हट के बीच एक लाइन खींच देते हैं और बताते हैं कि ये जर्मन और ब्रिटिश बॉर्डर है, इस गलती से भी इस पार आने की कोशिश मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। वेल, कुछ देर आराम करने के बाद वो देखते हैं कि उनके पास जलाने को लकड़ियाँ कम पड़ रही है। इसीलिए स्मिथ बाहर जाता है, जो टॉयलेट बना हुआ था उसे तोड़ देता है, जिससे कि इनके पास और भी लकड़ियाँ आ जाए जलाने के लिए। इस बीच हम गौर करते हैं कि जोसेफ का घाव अब और भी बुरा होता जा रहा है, इसीलिए चार्ल्स उसकी मदद के लिए आगे आता है। उस लाइन को क्रॉस कर देता है, लेकिन जर्मन उसे धक्का देकर पीछे कर देते और कहते हैं कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। अब खाने के टाइम पर लेफ्टिनेंट उन्हें खाना दे देते हैं, पर वो कहते हैं कि हमें भी टेबल पर बैठकर खाना है जैसे तुम खा रहे हो। तो लेफ्टिनेंट उस टेबल को लाइन के बीच में रख देता है और फिर सभी के साथ मिलकर खाते। पर कुछ ही देर बाद किसी बात पर बहस छिड़ जाती है और इस चक्कर में स्मिथ और स्टड में तेज बहस होने लगती है, जिसको लेफ्टिनेंट खत्म करते हैं और कहते हैं कि चुपचाप खाना खाओ। जिसके बाद हम उसे बाहर देखते हैं, जहां वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसे पता है कि अगर इन लोगों में लड़ाई हुई तो कोई भी नहीं बचेगा, इसीलिए वो सभी से कहता है कि तुम्हें बातें करनी होगी, अपने बारे में एक दूसरे को बताना होगा, बॉन्डिंग बनानी होगी, दिन जाकर हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना ऐसे हम सभी मर जाएंगे। अब रात होने पर ब्रिटिशर्स खाने की प्लेट को धो रहे होते हैं, लेकिन तब तक जोसेफ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसका इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। जिस बीच जोसेफ स्कॉटिश से कहता है, जो कैंपस आपके पास है उसमें अल्कोहल है जो कि पिन को घुमाने में मदद कर रही है। उसी अल्कोहल को आप उसके इन्फेक्शन पर डाल दें तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। उसकी ये बात उसे सही लगती है, इसीलिए वो कैंपस को तोड़ देता और फिर उसके जख्म पर वो शराब गिरा देता है। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसने खुद ही अपने हाथों से अपने आगे जाने का रास्ता खो दिया था। तभी स्कॉटिश को याद आता है कि चार्ल्स के पास एक स्कार्फ है जो कि सिल्क का है। वो उसकी मदद से पिन में मैग्नेटिक फोर्स पैदा करते हैं, जिससे वो मूव करने लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि अभी वो कहाँ पर है। अब अगले दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब इस जगह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास ना तो राशन है ना ही लकड़ियाँ हैं। पर चार्ल्स कहता है कि अभी उनका एक साथी जख्मी है, वो ऐसी ठंड में ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा और शायद मारा भी जा सकता है। पर स्कॉटिश सभी को ऑर्डर देता है कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें चलना ही होगा मदद के लिए, और इसीलिए सभी निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर बाद वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ जोसेफ और स्मिथ पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि एक मोड़ पर जोसेफ गिर जाता और जब तक वो उठता ये तीनों आगे कहीं फॉग में गायब हो चुके थे। जब स्कॉटिश पीछे मुड़ता है तो उसे अपने साथी नहीं दिखता। ये उन्हें आवाज़ भी लगाते हैं पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए लेफ्टिनेंट डिसाइड करता है कि हमें वापस हट पर जाना चाहिए, शायद वो वहाँ पर आ जाए। पर जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो वहाँ पर पहले से मौजूद है। स्मिथ बताता है कि जोसेफ गिर गया था, इसीलिए हम आगे नहीं आ सके। तब स्मिथ बोलता है कि अगर हम ऐसे ही यहाँ पर रहे तो ठंड के कारण मारे जाएंगे, हमारे पास कुछ खाने को भी तो नहीं है। तो लेफ्टिनेंट उन्हें समझाता है कि ऐसे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखना होगा। हम सभी को हमारे पास अभी फ्लोर की छत की लकड़ियाँ बची है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के लिए। फिलहाल हमें बाहर जाकर कुछ घासों को इकट्ठा करना होगा जो कि बर्फ़ के नीचे होती है, जिसका सूप पीकर हम कुछ दिन गुजारा कर सकते हैं। वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन खाते टाइम फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर लेफ्टिनेंट माहौल को ठंडा करते हैं। पहली बार हम सभी को हंसते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन पांचों के अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए इन्हें साथ खड़े रहना होगा, तभी हम जिंदा बचेंगे। इस बीच बाहर इसमें टॉयलेट करने के लिए जाता है कि तभी उसके सामने कुछ डियर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो अपने साथियों को बुलाता है, पर तब तक वो जा चुका था। उसे लग रहा था कि अगर वो पकड़ लेंगे तो उन्हें कुछ दिन का खाना इंतजाम हो जाएगा, पर ऐसा हो नहीं पाता। अब अंदर आने पर जोसेफ देखता है कि स्मिथ उसकी किताब के पेपर को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता और वो उस पर बंदूक तान देता है। एक तो वो पहले से ही इतना परेशान है इस दर्द को लेकर, और ऊपर से अब ये सब। लेकिन स्कॉटिश उसे रोकता है ये सब करने को और कहता है कि अपनी बंदूक नीचे कर दो, और इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठा लेते हैं। वो दोनों ही उनके सारे हथियार अपने कब्जे में कर लेते हैं, यानी कि अब सब कुछ उल्टा पड़ गया। इसीलिए सबसे पहले डिमांड उनकी यही होती है कि उन्हें लाइन के उस पार आने दिया जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ही आराम है, सोने के लिए बेड है। पर स्कॉटिश कहता है कि हमारा एक साथी की हालत बहुत ख़राब है, तुम्हें पता है वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग को सोने की जगह है, इसीलिए हमें यही रहने दो। और तुम जर्मन से इतने लोगों को क्यों मारते हो? तुम्हें पता भी है हिटलर ने कितने बेगुनाह बच्चों को मार डाला? तो स्कॉटिश कहता है कि मैं बस एक सिपाही हूँ, मेरा काम है अपने देश की रक्षा करना,
लेकिन तुम ब्रिटिशर्स भी कम कहाँ हो, तुमने न जाने कितने देशों पर कब्जा किया है और फिर उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और पिछले 150 साल से तुम भारत में हो, वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। अब तुम नॉर्वे में भी आ गए, यहाँ के मिनरल को इस्तेमाल करो, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं नॉर्वे को बचाने के लिए। स्मिथ को ये बात पता नहीं था कि असल में इंग्लैंड अब नॉर्वे के ऊपर कब्जा करना चाहता है। अगले दिन हम स्मिथ और स्टर्ट शिकार पर बाहर आ जाते हुए देखते हैं। ये वो अकेले नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें किसी और की जरूरत पड़नी थी। वो मार्क्स को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ हट में जोसेफ सो रहा था और चार्ल्स हट की कुछ लकड़ियों को कट कर रहा था। तब चार्ल्स उस लकड़ी को काटने जिसमें वो छत को सपोर्ट देने वाला था, पर स्कॉटिश उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ऐसा करने पर पूरी छत गिर सकती है। और जैसे ही वो उसे कट करके अलग करता है, वो छत गिरने लगती है और दोनों ही फौरन उसे पकड़ते हैं और वैसे ही खड़े हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर स्कॉटिश उसकी बंदूक छुपके से रख लेता है और उधर उन दोनों ने एक बड़ी मुश्किल से एक खरगोश का शिकार किया था, जिसको लेकर जब वो वापस आते हैं तो इनको ऐसी हालत में देखकर हैरान थे। फिर इनकी मदद करते हैं, लेकिन तभी स्कॉटिश चाल चलता है, अपनी ओर बंदूक तान देता है और उधर से स्मिथ भी तान देता है, पर ज़्यादा कुछ नहीं होता। दोनों ग्रुप आपस में बातें करते हैं और स्कॉटिश उन्हें समझाता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक साथ ही रहना होगा, हिम्मत दिखानी होगी। अभी वो सिर्फ एक इंसान है, ना कि कोई सिपाही। अब सबको ये बात समझ आती है, इसीलिए वो लोग बाहर जाकर अपने जितने भी हथियार थे उन्हें एक बॉक्स में रख देते हैं और अंदर आकर उस खरगोश को साथ में खाते हैं। पर इस बीच हम देखते हैं कि जोसेफ की हालत अभी भी वैसी ही है, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। इसीलिए चार्ल्स उन्हें एक सुझाव देता है, हमें इसके हाथ को काट देना चाहिए वरना वो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेफ्टिनेंट को भी ये चीज़ सही लगती है, इसीलिए वो कहते हैं कि हमें पहले गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आग जलाते हैं वो। इस दौरान उन्हें हट के फ्लोर के नीचे एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसके नीचे कुछ हिस्से के मीट थे। कुछ बॉटल शराब की मिलती है, जिसको देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसीलिए सभी एक बोतल उठा लेते हैं और फिर जोसेफ को उठाकर कहते हैं कि जर्मनी ने ब्रिटेन को हरा दिया, इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और फिर ये सब खूब शराब पीते, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। यानी कि अब वो समय आ गया है, ये सभी नहीं चाहते कि उसे ज़्यादा दर्द हो, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। और स्कॉटिश फिर उसके वही हाथ को काट देता है और उसको हट के बाहर फेंक देता है। देन ये लोग साथ में ड्रिंक करते हैं और एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करते हैं। सभी एक दूसरे की लाइफ के बारे में जानने लगते हैं। कोई बताता है कि उसके डैड का बिजनेस है, तो कोई कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मिस कर रहा है। इस बीच लेफ्टिनेंट उन्हें स्मोक करने के लिए सिगरेट भी देते हैं, जो उसने न जाने कब से छुपा कर रखी थी, ताकि जब वो इस वॉर को जीत जाएंगे तो इसे स्मोक करेंगे। वो ऐसा नहीं चाहता और इसीलिए वो जोसेफ की उस किताब को भी जला देता है जिस पर अडोल्फ हिटलर का साइन था। उधर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि पास में ही बने नॉर्वे कैंप में कुछ लोगों को जर्मन क्रैश प्लेन के बारे में पता चला है। अब उन्हें यह पता लगाना है कि क्या वो जिंदा है या मर गए। अगर वो जिंदा मिल गए तो ये दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी होगा। वहीं दूसरे सीन में अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ अच्छा हो गया है। सारे लोग आपस में खुशी खुशी रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। यही तो इंसान का स्वभाव है। खैर, जब जोसेफ को होश आता है तो वो अपने कटे हुए हाथ को देखकर काफ़ी घबरा जाता है और स्कॉटिश उसे समझाता है कि हमें ये करना पड़ा वरना तुम मर सकते थे। अब सभी बाहर आते हैं और मौसम को देखते हैं जो काफ़ी साफ था। इसीलिए लेफ्टिनेंट अब कहते हैं कि तुम लोगों को अब चले जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जोसेफ के कारण वो लेट हो जाए या फिर किसी मुसीबत में पड़े। पर स्मिथ कहता है कि एक काम करते हैं, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि आगे का रास्ता कैसा है, तब तक तुम लोग ट्रॉली तैयार रखो जोसेफ के लिए। देन हम सभी साथ में नीचे जाएंगे। तो स्टड बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूँ। सब दोस्त थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया था, इसीलिए वो आगे भी साथ रहना चाहते थे। वहाँ एक और हम देखते हैं कि कुछ लोग इन्हें ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ दूर पर उन्हें जर्मनी की ट्रॉली भी मिल जाती है, जो कि पहाड़ से नीचे गिर गई, जिसका मतलब साफ था कि वो क्रैश में मारे नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। उधर हम देखते हैं कि स्टड और स्मिथ दो हट से निकलते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं, जहाँ उन्हें एक रास्ता दिखता है जो कि आसान था। तब स्टड कहता है कि अगर वहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी हुई तो तुम चले जाना, जिसके बाद वो दोनों वापस आने लगते हैं। पर दोस्तों, तभी कोई स्टड पर एम करता और उसे शूट कर देता है, पर वो स्मिथ को नहीं मारता क्योंकि वो ब्रिटिश आर्मी का था। इसके बाद सभी सिपाही बाहर आते हैं और कैंप जाकर स्कॉटिश को भी अरेस्ट कर लेते हैं। वो अपने साथी की लाश को देखकर बहुत रोता है। स्मिथ स्टड के बैच को निकाल लेता है, शायद वो आगे उसके परिवार वालों से मिल सके। इसके सभी को कैंप पर लाया जाता है, जहाँ पर ब्रिटिश से पूछताछ होती है कि उन्हें लगता है कि ये लोग मिले हैं। तो स्मिथ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे और कुछ नहीं।
लेकिन उस जनरल को यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कहता है कि हम तुम्हारी फाइल्स ऊपर भेजेंगे ताकि ये चीज़ इन्वेस्टिगेट हो सके। इस बीच वहाँ पर स्कॉटिश आता है जो चार्ल्स को उसका वो लाइटर लौटा देता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो उसे जाते वक्त उसके डैड की आखिरी निशानी दे देगा। और ऐसा करते हुए चार्ल्स उसकी ओर नज़रें उठाकर भी नहीं देखता। दिन उन दोनों जर्मन्स को वहाँ ले जाया जाता है क्योंकि अब वो वॉर प्रिजनर्स हैं। स्कॉटिश को जाते हुए देखकर चार्ल्स उसकी ओर नज़रें मिलाता है। हम दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल देखते हैं। दिन दोनों को 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ पर चार्ल्स और स्मिथ को फिर से वॉर में भेज दिया जाता है, जिसमें स्मिथ की मौत हो जाती है। 1977 में स्कॉटिश के पास एक कॉल आता है जिसमें कोई उसे लंदन आने को कह रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स ही था। दोनों मिलते हैं और उस चंद की मुलाकात ने इन्हें जिंदगी भर का दोस्त बना दिया। इस पूरी कहानी में सबसे अहम रोल स्कॉटिश का था। उसने सीनियर होने का पूरा फर्ज निभाया, सभी को शांत कराया, हौसला दिया, जिससे कि वो दुश्मन देश के सिपाही उम्र भर दोस्त बने रहे। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर अंत हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।